करेंगे आपका सेकेंड हेड ऑफ इनकम, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब जब आप सुनते हैं इस हेड का नाम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो आपके माइंड में क्या आता है कि इस हेड में तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है। अगर हम रॉ लैंग्वेज में बात करें तो आप सही कह रहे हैं, बट टेक्निकली ये लैंग्वेज जो है वो गलत है। इसमें आपकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। अब पूछेंगे ठीक है एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है, मगर किसकी एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी के हेड में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। किसकी एनुअल वैल्यू? प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। अब इस प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? ये प्रॉपर्टी जो है एक बहुत वाइड टर्म, इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। चलिए सबसे पहले हम इसमें करते हैं सेक्शन 22, जो कि आपका चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 22 आपको ये बताता है कि कौन सी इनकम इस हेड में आती है। अब इसकी आपकी फर्दर 3 कंडीशन है। कंडीशन वन आपकी है कि जो टैक्स पेयर है जिसके इनकम में ये इनकम जुड़ रही है वो कौन होना चाहिए? वो आपका ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का। इसका मतलब ये हुआ द असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है जो असेसी है ना वो बेसिकली ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का। आप देखो इसमें आपको मैं 2 सब केसेस बताऊंगी। पहला तो एग्जांपल आपका बनता है कि मिस्टर एक्स है, ठीक है, उन्होंने मिस्टर वाई को अपनी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी, यानी कि किराए पे चढ़ा दी। अब मिस्टर एक्स ओनर है, तो जो ये रेंटल इनकम है वो मिस्टर एक्स की इनकम में जुड़ जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की थी, तो मिस्टर एक्स ओनर थे। अब मिस्टर वाई ने फर्दर ये प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी मिस्टर जेड। अब इसको हम बोलते हैं सबलेटिंग। क्या बोलते हैं? सबलेटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सबलेटिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिस्टर वाई जो रेंटल इनकम कमा रहे हैं मिस्टर जेड से, जो रेंटल इनकम मिस्टर वाई कमा रहे हैं
वो रेंटल इनकम मिस्टर वाई कहाँ डालेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में डालेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो लेट आउट की है, वो मिस्टर एक्स की है, वो मिस्टर वाई की तो है ही नहीं। तो मिस्टर वाई इसको डालेंगे अदर सोर्सेस के हेड में। मैं फिर से एक और एग्जांपल ऐसा ही ले लेती हूँ। ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी और बी ने फर्दर लेट आउट कर दी सी को, सबलेट कर दी। अब ए तो ओनर है, बी तो टेनेंट है ना। तो ओनर की ये जो रेंटल इनकम है, ए जो रेंटल इनकम कमा रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में डालेगा, पर बी जो रेंटल इनकम कमा रहा है, ध्यान से देखिए, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालेगा, वो अदर सोर्सेज में डालेगा। इसका ये रीजन है कि ओनर ए है, ओनर बी नहीं है। तो इस हेड में जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है जो कमाई जा रही है, वो कब चार्जेबल होगी? जब असेसी जो है वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर, क्या है उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर। हम नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। जो ये प्रॉपर्टी है ना, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कंसिस्ट्स ऑफ बिल्डिंग और लैंड एपर्टिनेंट देयर टू। अब ये एपर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? एपर्टिनेंट होता है बच्चे अटैच्ड। देखो मैं आपको ना ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो दो तरीके के इसमें एग्जांपल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका प्लॉट ऑफ लैंड है, ये 50 गज का। कितने गज का? 50 गज का। ये आपका 50 गज का प्लॉट ऑफ लैंड, और आपने इस 50 गज पे अपना होम बनाया, हाउस प्रॉपर्टी बनाई, बेसिकली कोई भी बिल्डिंग बनाई। आपने इस 50 गज पे बिल्डिंग बना दी। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो आपने बिल्डिंग बनाई है ना, रॉ सी बना रही हूं मैं अभी, ये जो आपने बिल्डिंग बनाई है, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जो इससे एनुअल वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इस 50 गज पे जो आपने बिल्डिंग बनाई है उसकी जो भी एनुअल वैल्यू है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल ये 200 गज की लैंड है और आपने इसके बीच में 100 गज पे बस अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई। ये जो एरिया है ना, ये वाली, इस पे आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। और इसके आगे पीछे की जो वाली लैंड है, ये जो लैंड है इसके आगे पीछे की, ये आपने खाली छोड़ रखी है। इसमें आप सोच रहे हो आप गार्डन बनाओगे या पार्किंग एरिया बनाओगे या या फिर आप पूल एरिया बनाओगे या लॉन बनाओगे या बैडमिंटन कोर्ट बनाओगे, आप ऐसे सोच रहे हो। तो अब मेरी बात सुनो, इसमें तो खाली बिल्डिंग थी जिसकी एनुअल वैल्यू आपको टैक्सेबल हो गई। इसमें जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग उसके साथ ही जो ये लैंड खाली पड़ी है ना, अटैच्ड जो लैंड खाली पड़ी है, उसकी भी एनुअल वैल्यू आपको टैक्सेबल होती है। मतलब ये जो आपकी बिल्डिंग है, जो आगे पीछे की आपने इसका जो एरिया खाली छोड़ रखा है गार्डन के लिए या पूल के लिए या लॉन के लिए या बैडमिंटन कोर्ट के लिए, ये इसकी भी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। बेसिकली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसमें ये बिल्डिंग भी आएगी
और ये लैंड अटैच्ड भी आएगी, बिल्डिंग के साथ जो लैंड अटैच्ड है वो भी आएगी। ठीक है, मैं आपको फिर बताती हूँ। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग वर्ड को हाईलाइट करेंगे, और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग के आगे पीछे की लैंड जो आपने खाली छोड़ रखी है, बिल्डिंग के साथ अटैच्ड लैंड, आई रिपीट, बिल्डिंग के साथ जो अटैच्ड लैंड आपने खाली छोड़ रखी है वो भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। मगर जो खाली वेकेंट लैंड होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक लैंड ले ली, वो खाली छोड़ रखी है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग क्लियरली लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी में बिल्डिंग जरूर होनी चाहिए, मतलब खाली बिल्डिंग भी हो सकती है और बिल्डिंग के आगे पीछे अगर कुछ लैंड है तो वो भी हो सकती है। तो अभी हमने कितनी कंडीशंस करी? 2 कंडीशन। पहली कंडीशन ये थी जो असेसी है वो ओनर होना चाहिए, जिसमें मैंने बताया फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दी, लेट आउट कर दी, और मिस्टर वाई ने फर्दर लेट आउट कर दी मिस्टर जेड को। तो मिस्टर एक्स तो अपनी रेंटल इनकम डालेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, मगर मिस्टर वाई अपनी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे, वो अदर सोर्सेज के हेड में डालेंगे, क्योंकि मिस्टर वाई उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं। सेकेंड कंडीशन मैंने बताई कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या कंसिस्ट करेगी? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। इसका मतलब ये है अगर खाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रखी है आपने तो उसकी एनुअल वैल्यू ली जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, और अगर बिल्डिंग के साथ कुछ लैंड भी खाली छोड़ी हुई है आपने तो वो भी प्रॉपर्टी के अंदर ही आती है। ठीक है, लास्ट कंडीशन ये है कि जो ये प्रॉपर्टी है ना, देखो प्रॉपर्टी जो है वो 2 पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है, या तो आप उसको बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कर लो, या आप उसको लेट आउट कर दो यानी कि रेंट पे चढ़ा दो। बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कर लो या लेट आउट कर दो। अगर आप उसको लेट आउट करते हो प्रॉपर्टी को तो वो आती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ये आपकी थर्ड कंडीशन है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। किसके पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए? बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए यूज हो रही है तो वो बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में जाएगी, जिसको आप पीजीबीपी बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो प्रॉपर्टी है या तो वो आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो सकती है या फिर वो लेट आउट हो सकते हैं। तो अगर वो लेट आउट होती है तब भी वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगी। अगर आप उसको बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो वो पीजीबीपी के हेड में जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ आया? प्रॉपर्टी must not be used for the purpose of business or profession, the profits of which are chargeable to tax. एक बार फिर से तीनों कंडीशंस रिपीट कर लेते ताकि आपको रिवाइज हो जाए। पहली कंडीशन ये थी कि पहली कंडीशन आपकी ये थी कि जो असेसी है वो कौन होना चाहिए? ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का। सेकंड कंडीशन क्या थी कि प्रॉपर्टी क्या कंसिस्ट करेगी? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग के आगे पीछे की जो लैंड अटैच्ड है वो भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में ही आती है। थर्ड और लास्ट कंडीशन ये थी कि वो प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए यूज नहीं होगी। इसमें आप नॉट को अंडरलाइन करेंगे, यूज्ड को अंडरलाइन करेंगे
और बिजनेस और प्रोफेशन को अंडरलाइन करेंगे। और इसमें आप असेसी को अंडरलाइन करेंगे और ओनर को अंडरलाइन करेंगे। ये पॉइंट जरूर हाईलाइट करेंगे ताकि आपको लास्ट में ना पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप ऊपर ऊपर से पढ़ के भी जाओ तो आपको याद आ जाए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो हेड ऑफ इनकम है बहुत छोटा है, मगर बहुत टेक्निकल है, और ये हो सकता है कई बार आपके एग्जाम में नहीं आए। मगर आपको ये चैप्टर इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, आपको ये चैप्टर बेसिकली इसलिए करना है क्योंकि आपको पूरा टैक्स समझना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। जिस चैप्टर की ज्यादा वेटेज है उसमें ऑब्वियसली मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी जो थोड़े डिफिकल्ट है, मगर जिन चैप्टर की ज्यादा वेटेज नहीं है उनको भी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी और आप भी उतने अच्छे से करेंगे, उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ये सब जरूर यूज हो जाएगा, आपकी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो इसलिए हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे कि इस चैप्टर की एग्जाम में कितनी वेटेज है, क्योंकि आईसीआई के एग्जाम्स में कोई भी ट्रेंड नहीं होता, हो सकता है चैप्टर बहुत मार्क्स का भी आ जाए, हो सकता है ना भी है।